हम पढ़ने वाले हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो होता है वो होता है परसिस्टेंट इनएबिलिटी, बनी हुई है परसिस्टेंट इनएबिलिटी किस चीज़ के लिए? टू अचीव और मेंटेन एन इरेक्शन। इरेक्शन क्यों मेंटेन करना है? टू फॉर सफिशिएंट फॉर इंटरकोर्स। तो ईडी क्या होता है? इट इज़ द परसिस्टेंट इनएबिलिटी टू अचीव और मेंटेन एन इरेक्शन सफिशिएंट फॉर इंटरकोर्स। अगर हम प्रिविलेंस की बात करें तो आफ्टर 50 ईयर्स 50% मैन में जो रहता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम होती है। और ये जो रहता है MAS स्टडी के बेसिस पे है, जो कि मैसेच्यूसेट्स में हुआ था, जिसको बोलते हैं मैसेच्यूसेट्स मेल एजिंग स्टडी। तो अगर हम बात करें ईडी की क्लासिफिकेशन की, तो ईडी पहला जो रहता है वस्कुलर हो सकता है, दूसरा है न्यूरोजेनिक हो सकता है, तीसरा जो है हार्मोनल हो सकता है, चौथा जो है वो साइकोजेनिक हो सकता है, पांचवा जो है वो ड्रग इंड्यूस्ड हो सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वस्कुलोजेनिक ईडी का, तो इसमें जो रहता है आइदर आर्टेरियल इंसफिशियंसी हो या वीनोजेनिक लीक हो। आर्टेरियल इंसफिशियंसी की बात करें तो वो या तो एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होता है या ट्रॉमा की वजह से हो सकता है। फिर अगर हम न्यूरोजेनिक ईडी की बात करें तो न्यूरोजेनिक ईडी में बेसिकली जो रहता है आइदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो सकता है या पेरिफेरल नर्वस इन्वॉल्व हो सकता है। सेंट्रल में अगर हम बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो सकती है और मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकता है। जबकि अगर हम बात करें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, तो इसमें जो है आइदर पेल्विक सर्जरी या डायबिटीज की वजह से नर्व में प्रॉब्लम आ सकती है। फिर जो तीसरा है वो है हार्मोनल। हार्मोनल की बात करें तो या तो हाइपोगोनाडिज्म हो सकता है जिससे कि टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन कम हो, या प्रोलैक्टिन ज़्यादा हो सकता है, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया। फिर जो अगला ईडी है वो है साइकोजेनिक ईडी। साइकोजेनिक ईडी की बात करें तो इसमें बेसिकली एंजाइटी होती है, एंजाइटी की वजह से हो सकता है, डिप्रेशन की वजह से भी हो सकता है, या किसी तरीके का रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट है, तो ऐसे केस में साइकोजेनिक ईडी हो सकता है। जो फाइनल है वो है ड्रग इंड्यूस्ड ईडी। ड्रग इंड्यूस्ड ईडी की बात करें तो इसमें जो है बीटा ब्लॉकर्स लेने की वजह से होता है। फिर एस एस आर आईज अगर लेते हैं तो उसकी वजह से लंबे समय तक लेने की वजह से ईडी हो सकता है। 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर से हो सकता है और एंटी हाइपरटेंसिव से हो सकता है। तो इनसे जो रहता है ईडी हो सकता है। अगर हम बात करें तो मैकेनिज्म की, तो टोटल 4 इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होता है। पहला होता है एंडोथेलियल डिस्फंक्शन, दूसरा होता है न्यूरोलॉजिक इंजरी, तीसरा होता है वीनोजेनिक लीक और चौथा होता है हार्मोनल। तो अगर हम बात करें एंडोथेलियल डिस्फंक्शन से क्या होता है, इसमें बेसिकली नाइट्रिक ऑक्साइड कम बनने लगता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से भी इंजरी होती है, एंडोथेलियल डिस्फंक्शन हो जाता है। ये मेनली डायबिटीज और स्मोकिंग की वजह से होता है। तो डायबिटीज और स्मोकिंग की वजह से क्या होता है, एंडोथेलियम डैमेज होता है और नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन कम हो जाता है। अगर हम बात करें न्यूरोलॉजिक का, तो न्यूरोलॉजिक में बेसिकली प्रोस्टेट की सर्जरी के बाद या कोई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है या पेल्विक सर्जरी, तो उसमें जो नर्व रहता है वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से ईडी हो सकता है। फिर अगर हम वीनोजेनिक लीक की बात करें तो वीनोजेनिक लीक में स्पेशली जो ट्रेबेकुले होते हैं, ट्रेबेकुले में फाइब्रोसिस होने लगता है। तो जो कैवर्नोसल ट्रेबेकुले होते हैं, फाइब्रोसिस होता है, जिसकी वजह से वीनोजेनिक लीक हो सकता है। फिर जो चौथा है वो है लो टेस्टोस्टेरोन या हाई प्रोलैक्टिन। तो लो टेस्टोस्टेरोन और हाई प्रोलैक्टिन की वजह से हो सकता है। इसमें बेसिकली लिबिडो कम हो जाता है और नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बन पाता है। अगर हम बात करें इवेल्युएशन, कैसे इवेल्युएट करते हैं पेशेंट का, तो सबसे पहले हिस्ट्री लेते हैं और एक क्वेश्चनेयर होता है जिसको बोलते हैं IIEF5 या सिम क्वेश्चनेयर। तो जो IIEF5 या सिम क्वेश्चनेयर होता है, तो इसमें जो सिम होता है, सिम का मतलब होता है सेक्शुअल हेल्थ इन्वेंटरी फॉर मैन। तो ये रहता है सेक्सुअल हेल्थ इन्वेंटरी फॉर मैन। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें जो है एटलीस्ट 6 महीने का ड्यूरेशन होना चाहिए जिससे हम सेक्सुअल फंक्शन को इवेलुएट करें। अगर लास्ट 6 मंथ में अगर पेशेंट ने कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया है तो फिर उसका इरेक्टाइल फंक्शन जीरो मानते हैं, जीरो फंक्शन मानते हैं, मतलब इसको इवेलुएट नहीं करते हैं। तो बेसिकली इसमें टोटल जो रहता है 5 क्वेश्चन होते हैं। हम देख सकते हैं टोटल 5 क्वेश्चन रहते हैं
और हर एक क्वेश्चन रहता है फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द प्रोसीजर कंप्लीशन से होता है। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो होगा उसमें जो रहेगा इरेक्शन होगा। तो पहला क्वेश्चन होगा कॉन्फिडेंस से रिलेटेड। तो उसमें हम पेशेंट से पूछते हैं कि हाउ डू यू रेट योर कॉन्फिडेंस दैट यू कुड गेट एंड कीप एन इरेक्शन। तो पहला जो रहता है कॉन्फिडेंस से रिलेटेड रहता है, उसमें हम ये पूछते हैं। अब फिर दूसरा जो रहेगा कॉन्फिडेंस के बाद रहेगा, दूसरा रहेगा इंटरिंग से रिलेटेड रहेगा, वो वजाइना में एंटर कर रहा है। तो इसमें अगर हम बात करें पूछेंगे व्हेन यू हैड इरेक्शंस विद सेक्सुअल स्टिमुलेशन हाउ ऑफन वर यू इरेक्शंस हार्ड इनफ फॉर पेनिट्रेशन। तो वो एंटर कर पा रहा है कि नहीं, एंटरिंग से रिलेटेड है। फिर जो दूसरा के बाद तीसरा जो क्वेश्चन है वो एंटर कर चुका है, तो इसको बोलेंगे एंटर कर चुका है। तो इसमें बेसिकली हम पूछेंगे हाउ ऑफन वर यू एबल टू मेंटेन योर इरेक्शन आफ्टर यू हैड पेनिट्रेटेड योर पार्टनर। मतलब वो एंटर कर चुका है। पहले में पूछेंगे कितना आपको भरोसा है, कितना कॉन्फिडेंस है कि आप सेक्स कर सकते हैं, इरेक्शन हो सकता है, तो इरेक्शन के लिए कितना कॉन्फिडेंट है। फिर दूसरा है कितना हार्ड है एंटर करने के लिए, और तीसरा है कि एंटर करने के बाद जो रहता है उसको इरेक्शन मेंटेन कर पाते हैं कि नहीं। फिर जो चौथा क्वेश्चन रहता है तो कि प्रोसीजर कंप्लीट होने तक, इसमें हम जो रहता है कंप्लीशन के बारे में पूछते हैं कि प्रोसीजर कंप्लीट होने तक आप इरेक्शन मेंटेन कर पाते हैं कि नहीं। कंप्लीशन के बारे में पूछेंगे हाउ डिफिकल्ट वाज टू मेंटेन योर इरेक्शन टू कंप्लीशन ऑफ इंटरकोर्स। और जो फाइनल क्वेश्चन होता है वो होता है सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड। तो इस तरीके से 5 क्वेश्चन होते हैं। पहला रहता है कॉन्फिडेंस, दूसरा रहता है एंटरिंग, तीसरा इंटर्ड, चौथा कंप्लीशन, पांचवा सेटिस्फैक्शन। इसको IIEF 5 या शिम क्वेश्चनर भी बोलते हैं। और इसमें जो रहता है टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं। तो अगर हम बात करें तो मिनिमम स्कोर जो होगा वो कितना होगा, मिनिमम स्कोर 5 हो सकता है। तो 5 स्कोर हो सकता है और मैक्सिमम स्कोर कितना हो सकता है 25। तो 25 तक स्कोर है। तो अगर हम बात करें इरेक्टाइल डिसफंक्शन का तो 21 से नीचे जो रहता है, 21 से नीचे जो रहता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम ग्रेड करते हैं माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। तो अगर हम बात करें तो अगर 21 से 17 के बीच में तो उसको माइल्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन बोलते हैं। फिर 12 से 16 के बीच में है तो उसको माइल्ड टू मॉडरेट बोलेंगे। और 8 से 11 है तो मॉडरेट इरेक्टाइल डिसफंक्शन बोलते हैं। और 5 to 7 है तो उसको सीवियर बोलते हैं। तो ये रहता है क्लासिफिकेशन कि सीवियर इरेक्टाइल डिसफंक्शन कब बोलेंगे, 5, 6, 7 ये स्कोर आ रहा है तो ये सीवियर रहता है। फिर 8, 9, 10, 11 अगर आ रहा है तो ये मॉडरेट रहेगा। और माइल्ड जो रहता है, माइल्ड की बात करें तो माइल्ड में जो रहता है वो 17, 18, 19, 20, 21 रहता है। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि सबसे पहले सीवियर में 3 पॉइंट लेते हैं, 5, 6, 7 सीवियर रहता है। फिर मॉडरेट में जो होता है 4 पॉइंट लेते हैं, 8, 9, 10, 11 ये मॉडरेट रहता है। तो मॉडरेट से पता चल रहा है मॉडरेट मीन्स 8 से शुरू हो रहा है, तो 8 से हम टोटल 4 पॉइंट जोड़ेंगे। और जो माइल्ड रहता है, माइल्ड की बात करें तो माइल्ड में 5 स्कोर लेते हैं। तो 5 में रहेगा 17, 18, 19, 20, 21। तो ये रहता है माइल्ड ED। बाकी जो रहता है माइल्ड टू मॉडरेट बीच का रहता है, 12 to 16 हम वो याद कर सकते हैं। तो ये रहता है हिस्ट्री और IF, इससे हम लोग जो रहता है सिम्टम को क्वांटिफाई कर सकते हैं। फिर जो अगला रहता है हाइपोगोनेडिज्म को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग जो रहता है मॉर्निंग टेस्टोस्टेरोन कराते हैं, अर्ली मॉर्निंग टेस्टोस्टेरोन कराते हैं। फिर जो रहता है हम लोग पिनाइल डॉपलर कराते हैं, डॉपलर। और पिनाइल डॉपलर जो रहता है यूजुअली हम लोग इंजेक्शन के साथ कराते हैं, इंट्राकेवेनोसल इंजेक्शन दे करके, या ओरल सिल्डेनाफिल के साथ भी करा सकते हैं। तो इसमें बेसिकली हम जो रहता है इवेलुएट करते हैं आर्टेरियल इनफ्लो और वीनस लीक को। फिर अगर हमें साइकोजेनिक है या ऑर्गेनिक ED है तो उसको रूल आउट करने के लिए हम लोग रीजी स्कैन भी करा सकते हैं, जिससे नॉक्टर्नल पेनाइन ट्यूमिसेंस के बारे में पता चलता है। फिर प्रोलैक्टिन लेवल चेक कर सकते हैं टू रूल आउट एनी एंडोक्राइन कॉजेज। और जो दूसरा रहता है हाइपरथायराइडिज्म को रूल आउट करने के लिए TSH करा सकते हैं। फिर अगर हम सर्जरी प्लान कर रहे हैं तो ऐसे केस में हम लोग प्री ऑपरेटिव रीवस्कुलराइजेशन वेसल्स को असेस करने के लिए कैवर्नोसोग्राफी या आर्टीरियोग्राफी कराते हैं। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन होती है टोटल 6 चीज़ें होती हैं। पहला हिस्ट्री और सिम्टम क्वेश्चनेयर जो रहता है वो, फिर दूसरा जो रहता है मॉर्निंग टेस्टोस्टेरोन, फिर पेनाइल डॉपलर,
इंजेक्शन के साथ फिर रिजी स्कैन, प्रोलैक्टिन और कैवर्नोसोग्राफी। फिर आगे हम बात करें तो डॉपलर में हमें कैसे पता चलता है कि वीनोजेनिक लीक है या आर्टेरियोजेनिक है। तो हम सबसे पहले 3 चीज़ें देखते हैं। पहला होता है पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी, दूसरा होता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, तीसरा होता है रेजिस्टिव इंडेक्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी, तो नॉर्मल पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी जो होती है वो 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। इसका मतलब क्या है कि जब सिस्टोलिक ब्लड फ्लो है वो अच्छा है, आर्टरी में कोई ईडी नहीं है। अगर वेलोसिटी 25 से कम हो गया, लेस देन 25, तो इसका मतलब है आर्टेरियोजेनिक ईडी होता है। तो पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी से बेसिकली अगर हम बात करें तो आर्टरीज के बारे में पता चलता है, वेन्स के बारे में नहीं पता चलता है। बेसिकली ये आर्टेरियोजेनिक ईडी को डिटेक्ट करने के लिए होता है। विनोजेनिक ईडी में इसकी वैल्यू नॉर्मल रहती है। फिर जो दूसरा रहता है वो रहता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो रहता है वो बेसिकली विनोजेनिक ईडी के लिए होता है। विनोजेनिक ईडी अगर हम बात करें एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम नॉर्मल कितना होता है तो लेस देन 5 होना चाहिए। अगर वो बढ़कर के 5 से ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, विनोजेनिक ईडी है। तो हमने 2 चीज़ देखा, एक टाइम सिस्टोल के टाइम पे वेलोसिटी चेक करें और एक डायस्टोल के टाइम पे। तो सिस्टोल के टाइम पे अगर चेक करते हैं तो आर्टेरियोजेनिक ईडी होता है और डायस्टोल के टाइम पे विनोजेनिक ईडी है। अगर आर्टेरियल के लिए बोलें तो लेस देन 25 होगा तो आर्टेरियल होगा, जबकि डायस्टोलिक के लिए मोर देन 5 होता है वेलोसिटी। फिर जो अगला एक होता है वो होता है रेजिस्टिव इंडेक्स। रेजिस्टिव इंडेक्स जो रहता है, नॉर्मल रेजिस्टिव इंडेक्स की बात करें तो मोर देन 0.9 होता है, और अगर कम होगा तो ये आर्टेरियोजेनिक ईडी भी हो सकता है और विनोजेनिक ईडी भी होता है। आर्टेरियोजेनिक के लिए 0.7 और विनोजेनिक के लिए 0.8 रखते हैं, बट मेनली हमें ये याद रखना है कि रेजिस्टिव इंडेक्स नॉर्मली 0.9 से ज़्यादा होता है और ये दोनों के लिए होता है। फिर अब सिंड्रोम्स या सिस्टमिक मैनिफेस्टेशंस जो होते हैं कुछ इससे एसोसिएटेड रहते हैं, उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ का हमने पढ़ा ये क्या करता है, एंडोथेलियल डिसफंक्शन कराता है पहला, और दूसरा डायबिटीज़ में ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी भी होती है। तो डायबिटीज़ न्यूरोपैथी भी कराता है और एंडोथेलियम डैमेज भी कराता है। फिर जो दूसरा रहता है हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन की वजह से क्या होता है, जो हम बीटा ब्लॉकर लेते हैं बीपी कंट्रोल करने के लिए, उसकी वजह से होता है, डायरेक्टली नहीं हो रहा है बीटा ब्लॉकर्स की वजह से। और दूसरा जो वेसल्स रिजिड हो जाते हैं, वस्कुलर रिजिडिटी आ जाती है, वो हाइपरटेंशन की वजह से होता है, ये डायरेक्ट इफेक्ट रहता है, तो इसकी वजह से ईडी हो सकता है। फिर जो तीसरा है सीकेडी। सीकेडी में होता क्या है कि प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाता है, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया हो जाता है और यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है, यूरीमिया हो जाता है। फिर अगर लीवर नहीं काम कर रहा है, अगर लीवर नहीं काम कर रहा है, सिरोसिस हो गया है, तो ऐसे केस में जो रहता है टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है, फ्री टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है, और यूजुअली जो रहता है सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से क्या रहता है, लिबिडो कम हो जाएगा। फिर अगर कोई मोटा है, ओबीज है, तो ऐसे में क्या होता है कि उसमें जो रहता है पेरिफेरल कन्वर्जन होता है, जिसको बोलते हैं एरोमेटाइजेशन, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है और लिबिडो कम हो जाएगा। फिर अगर स्मोकिंग करेंगे तो स्मोकिंग की वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड इनिबिट हो जाती है, नाइट्रिक ऑक्साइड इनिबिट होती है और एंडोथेलियम भी डैमेज होता है। जो रेडिएशन होता है वो बेसिकली आर्टरीज और आर्टरीज का फाइब्रोसिस कराता है और न्यूरोवास्कुलर बंडल्स को भी डैमेज करता है, तो इस तरीके से रेडिएशन से भी हो सकता है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट कैसे करते हैं। अगर गाइडलाइंस की बात करें एयूए, तो कैसे मैनेज करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप रहता है वो होता है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। तो किसी भी बीमारी को ट्रीट करने का सबसे पहला स्टेप यही होता है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। उसमें हम लोग वेट लॉस करेंगे, फिर स्मोकिंग जो रहता है उसको छोड़ेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। अगर इससे हो जाता है तब तो अच्छा है, फिर नहीं तो फिर जो दूसरा स्टेप रहता है कि पेशेंट जो ड्रग्स ले रहा है तो उसको हम लोग ऑप्टिमाइज करेंगे, ऑप्टिमाइज कोमोबिडिटीज एंड मेडिकेशंस। फिर दूसरे स्टेप में जो ड्रग्स ले रहा है उसको ऑप्टिमाइज किया। अब तीसरे जो स्टेप है उससे हम लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, जो थर्ड स्टेप होता है। तो थर्ड स्टेप में जो रहता है बेसिकली हम लोग ओरल फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर देते हैं, और यही जो रहता है फर्स्ट लाइन होता है। ओरल फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर के बाद फिर हम इंजेक्टेबल पे आते हैं। इंजेक्टेबल में हम लोग कैवर्नोसा में डायरेक्ट इंजेक्शन लगाते हैं और कभी कभी यूरेथ्रा में भी लगा सकते हैं। तो जो इंजेक्शन हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली वो प्रोस्टाग्लैंडिन E1 का इंजेक्शन हो सकता है या ट्राईमिक्स इंजेक्शन हो सकता है। यही प्रोस्टाग्लैंडिन E1 इंजेक्शन हम लोग यूरेथ्रा में भी लगा सकते हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन E1 इंजेक्शन या ट्राईमिक्स इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। फिर इंजेक्शन के बाद जो अगला स्टेप आता है वो होता है वैक्यूम इरेक्शन डिवाइसेस, जिसको वेद बोलते हैं। तो वैक्यूम इरेक्शन डिवाइसेस भी यूज़ करते हैं, वो इंजेक्शन के बाद आता है।
और फिर जो रहता है हम हार्मोनल रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। हार्मोनल रिप्लेसमेंट तब करते हैं अगर हाइपोगोनेडिज्म है, तो ये करना होता है। तो ये जो है फाइनली अगर हम करते हैं, पहले ओरल देते हैं, फिर इंट्रा इंजेक्शन देते हैं, उसके बाद जो है वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस के हार्मोनल रिप्लेसमेंट किया। इतना करने के बाद फिर हम सर्जरी पे आते हैं। अगर वैक्यूम डिवाइस भी नहीं काम कर रहा है, इंजेक्शन भी नहीं काम कर रहा है, तो फिर हम जो है पेनाइल प्रोस्थेसिस का यूज़ करते हैं, जो कि डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होता है पेनाइल प्रोस्थेसिस का। या हम लोग जो ट्रॉमा के केसेस हैं उसमें रिवस्कुलराइजेशन भी कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले अगर हम बात करें फार्माकोथेरेपी की, तो फार्माकोथेरेपी जो है बेसिकली हम लोग 4 ड्रग्स होता है यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो होता है, एक होता है सिल्डेनाफिल, जो कि वियाग्रा के नाम से आता है। दूसरा होता है टडालाफिल, तीसरा होता है वर्डेनाफिल और चौथा है अवानाफिल। तो ये चारों ड्रग्स जो होती हैं PDE5 इनहिबिटर्स होती हैं, जिसमें से कि सबसे लॉन्गेस्ट जो टीआर होता है वो टडालाफिल का होता है, ऑलमोस्ट 17.5 घंटे की होती है। और ये जो रहता है इसका इफेक्ट 36 घंटे तक रहता है, इसलिए इसको वीकेंड पिल भी बोलते हैं। और इसको हम डेली बीपीएच के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो यूजुअली जो रहता है ये चारों ड्रग्स फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर होती हैं, जिससे कि साइक्लिक जीएमपी बढ़ जाता है। और अगर हम बात करें कि इनका इफेक्ट रहता है यूजुअली, तो सिल्डेनाफिल और वर्डेनाफिल का जो इफेक्ट रहता है यूजुअली 5 से 6 घंटे रहता है। और इसमें जो सबसे तेज फास्टेस्ट ऑनसेट होती है वो अवानाफिल की होती है, ऑलमोस्ट 15 से 30 मिनट में उसका ऑनसेट हो जाता है। फिर जो सिल्डेनाफिल रहता है वो PDE5 के साथ साथ PDE6 को भी इनहिबिट करती है, जिससे कि हमें विजुअल डिस्टर्बेंसेस हो सकता है, ब्लू हेज दिखता है। तो यूजुअली जो रहता है हम इसको नाइट्रेट के साथ नहीं लेते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। और ये जो रहता है सीवियर हाइपोटेंशन कराता है, इस वजह से नाइट्रेट के साथ नहीं लेते हैं। फिर जो ये सिल्डेनाफिल है, इससे कई बार ये सब ड्रग से हेडेक होता है, फ्लशिंग होता है, और सीने में जलन होने लगती है, डिस्पेप्सिया होने लगता है, नेजल कंजेशन होने लगता है, और टडालाफिल से तो बैक पेन होने लगता है। तो आप सोचिए कि एक ड्रग ले रहे हैं सेक्स करने के लिए, एडी ना हो, और आपका सर दर्द होने लगा, नाक बंद हो गया, नेजल कंजेशन हो गया, और हड्डी डकारे हो रही, तो आप वैसे ही नहीं सेक्स कर पाएंगे। और टडालाफिल का इतना लंबा ड्यूरेशन है 36 आवर का, बट क्या फ़ायदा अगर बैक पेन होने लगे, तो पता चला 36 घंटे तो आप आराम ही कर रहे हैं। तो ये सब थोड़ा साइड इफेक्ट होता है। सेकेंड लाइन थेरेपी की अगर हम बात करें, तो सेकेंड लाइन थेरेपी में इंट्रा कैवर्नोसल इंजेक्शन थेरेपी यूज़ करते हैं। इसमें बेसिकली हम लोग जो इंजेक्शन यूज़ करते हैं वो प्रोस्टाग्लैंडिन E1 होता है, जो कि एलप्रेस्टोडिल के नाम से आता है। तो एलप्रेस्टोडिल के नाम से आता है, और इसका जो डोज रहता है यूजुअली जो रहता है 10 से 20 माइक्रोग्राम यूज़ करते हैं, और ये सीधा 10 मिनट में इरेक्शन कर देता है। तो एलप्रेस्टोडिल याद करना है 10 माइक्रोग्राम, और सीधा इफेक्ट 10 मिनट में आ जाता है। फिर जो अगला ड्रग होती है, अगर हम बात करते हैं, तो ट्रिपल पी ड्रग बोलते हैं उसको, ट्रिपल पी ड्रग या ट्राई मिक्स ड्रग बोलते हैं। उसमें 3 पी होते हैं। तो पहला जो रहता है प्रोस्टाग्लैंडिन होता है E1, दूसरा होता है पेपावेरिन, और तीसरा होता है फेंटोलामीन। तो ये जो रहता है फेंटोलामीन और प्रोस्टाग्लैंडिन E1, तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि मुर्गी के पापा जो थे उनको सेक्स करना था, तो उनके लिए एक दवाई बनाई गई, और वो था प्रोस्टाग्लैंडिन E1। तो वो रहता है पापा से हो गया पेपावेरिन, फेंटोलामीन, और फेंटोलामीन हैन जो रहता है फेन हो गया फेंटोलामीन। तो इससे दिक्कत क्या आती है, इससे जो रहता है पेनिस में पेन होता है, पेनाइल पेन होता है, फाइब्रोसिस का रिस्क रहता है, और प्रायापिज्म हो सकता है। फिर जो दूसरा रहता है, हम लोग प्रोस्टाग्लैंडिन E1 यूज़ कर सकते हैं, जो कि यूरेथ्रा में डायरेक्टली यूज़ करते हैं, और उसको जो बोलते हैं म्यूज के नाम से आता है, म्यूज के नाम से। तो इससे पहले हम प्रोस्टाग्लैंडिन जो यूज़ कर रहे थे, वो डायरेक्टली जब यूज़ करते थे तो यूजुअली 10 माइक्रोग्राम यूज़ करते थे। इसमें जो है हम छोटे छोटे पीलेट्स यूज़ करते हैं, जैसे छर्रे टाइप के पीलेट्स होते हैं, और इनका डोज भी है ज़्यादा होता है, 1000 माइक्रोग्राम तक होता है। और इसको हम लोग बेसिकली एप्लीकेटर से यूज़ करते हैं, और एप्लीकेटर से वहाँ पे लगा देते हैं। डोज भी ज़्यादा होता है, प्लस इफेक्टिव भी कम होते हैं। तो इन अगर हम बात करें कैवर्नोसल इंजेक्शन, वो ज़्यादा अच्छा होता है। फिर जो अगला रहता है इंट्रायूरेथ्रल के बाद, अब जो रहता है वैक्यूम डिवाइसेस, वैक्यूम डिवाइसेस जो रहता है वो 70 से 80% टाइम में सक्सेसफुल होते हैं। दिक्कत क्या होती है कि जो ग्लैंस होता है वो एकदम ठंडा पड़ जाता है, और उस पर थोड़े छोटे छोटे पिटेकियल हेमरेजेस हो सकते हैं, पिटेकी हो सकता है, और दर्द हो सकता है। तो ये सब चीज़ें रहती हैं, वैक्यूम डिवाइस से दिक्कत होती है। अब बात करें हार्मोनल थेरेपी, तो हार्मोनल थेरेपी जो रहता है सब में नहीं करते हैं। जब टेस्टोस्टेरोन 300 नैनो
ग्राम पर डीएल से कम हो जाता है। 300 से नीचे अगर टेस्टोस्टेरोन आ गया, वो भी 2 मॉर्निंग सैंपल्स के बाद, तो हम लोग जो रहता है हार्मोनल थेरेपी यूज़ करते हैं। और हार्मोनल थेरेपी जो रहता है बेसिकली जेल के फॉर्म में होता है, पैच भी होता है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन भी होता है और ओरल भी होता है। हार्मोनल थेरेपी यूज़ करते समय हमें एक चीज़ ध्यान देना चाहिए कि किसी भी प्रकार का प्रोस्टेट या ब्रेस्ट कैंसर नहीं है, क्योंकि वो ग्रो करने लगता है। दूसरा जो है हेमाटोक्रिट 50 से ऊपर होना चाहिए और पेशेंट को कोई भी स्लीप एपनिया नहीं होना चाहिए। तो ये जो 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी स्लीप एपनिया ना हो, हेमाटोक्रिट 50% से ज़्यादा होता है। और यूजुअली इसे कहते हैं क्योंकि इसको हमें फिर मॉनिटर भी करना रहता है इन्हीं पैरामीटर पे। बेसिकली हम बात करें तो पीएसए कराते हैं, हेमाटोक्रिट कराएंगे और एलएफटी कराते हैं। ये सब बेसिकली हर 6 से 12 महीने पे कराते रहेंगे। अब बात करते हैं साइकोजेनिक या पोस्ट सर्जिकल ईडी की। तो साइकोजेनिक अगर ईडी हो रहा है किसी को, तो ऐसे केस में हमें सेक्स थेरेपी देना होता है। सेक्स थेरेपी देते हैं विथ फॉस्फोडाइस्टेज 5 इनहिबिटर। जबकि अगर सर्जरी के बाद हो रहा है तो ऐसे में हमें रिहैब की प्लानिंग करनी रहती है। अर्ली पेनाइल रिहैब स्टार्ट करते हैं और अर्ली पेनाइल रिहैब में बेसिकली हम लोग डेली टैडलाफिल देते हैं पेशेंट को, या इंजेक्शन भी लगा सकते हैं, तो मेनली डेली टैडलाफिल देते हैं। तो इससे होता क्या है कि अगर हम डेली इंजेक्शन या डेली टैडलाफिल देंगे तो पेशेंट का जो टिश्यू ऑक्सीजनेशन है वो मेंटेन्ड रहेगा, जिसकी वजह से फाइब्रोसिस नहीं होती है। तो अगर हम बात करें, अगर हम नर्व स्पेयरिंग प्रोस्टेटेक्टमी कर रहे हैं तो इसमें जो रहता है ऑलमोस्ट 70% चांसेस रहता है पोटेंसी रिकवरी का। और ये जो रिकवरी होती है यूजुअली 1 से 2 साल में हो जाती है। तो 70% पीपल में 2 साल में रिकवरी पॉसिबल होता है। अब बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट का। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले आता है प्रोस्थेसिस। तो जो प्रोस्थेसिस होता है बेसिकली अगर हम बात करें तो पहला होता है एक सिंगल रॉड की तरह होता है, जिसको बोलते हैं मेलिएबल या सेमी रिजिड। ये जो रहता है एक रॉड के फॉर्म में होता है, जिसको हम मोड़ सकते हैं, बेंडेबल रॉड्स। ये काफ़ी सिंपल होता है और बहुत ही लंबा चलता है, ड्यूरेबल होता है। प्रॉब्लम ये रहती है कि इसमें कांस्टेंट इरेक्शन रहता है, सेमी इरेक्ट स्टेट में होता है। और तो अगर हम बात करें ये किस में यूज़ कर सकते हैं, जिसमें जो है हाथ सही से काम नहीं कर सकता है, पुअर मैनुअल डेक्सटेरिटी है, तो उसमें यूज़ कर सकते हैं, या जिसमें फाइब्रोसिस हो गया है तो उसमें ये जो मेलेबल या सेमी रिजिड होते हैं प्रोस्थेसिस, वो काफ़ी अच्छे होते हैं। फिर जो दूसरा होता है 2 पीस यूज़ करते हैं और एक होता है 3 पीस। तो 2 पीस और 3 पीस में क्या होता है अंतर रिजर्वायर का। जो 3 पीस होता है उसमें रिजर्वायर होता है और 2 पीस में रिजर्वायर नहीं होता है। बेसिकली ये बने रहते हैं दोनों, CPR से याद कर सकते हैं हम लोग। तो अगर सिर्फ सिलेंडर और पंप रहेगा तो वो 2 पीस कहलाता है, और CPR तीनों कंपोनेंट है तो उसको 3 पीस बोलते हैं। तो इसमें जो ज़्यादा नेचुरल होगा वो 3 पीस होगा, जबकि अगर थोड़ा बहुत मॉडरेट फ्लेसिडिटी चाहिए तो वो 2 पीस से मिल जाता है। तो 2 पीस हम किस में यूज़ करेंगे, बेसिकली जिनको एब्डोमिनल सर्जरी नहीं करनी है, जिनको रिजर्वायर नहीं बनवाना है, तो वो 2 पीस यूज़ करते हैं। और 3 पीस जो रहता है बेसिकली ज़्यादातर लोग यही यूज़ करते हैं और ये आइडियल होता है, इसमें नेचुरल पेनिस लुक आता है। तो कैसे करते हैं, इसमें हम लोग सबसे पहले मिड लाइन पिनोस्क्रोटल इंसिजन देते हैं, फिर कॉर्पोरा को डायलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ हेगार डायलेटर। फिर उसके बाद हम लोग जो है कॉर्पोरा की लेंथ मेजर करके और उसमें सिलेंडर जो रहता है, CPR हमने पढ़ा, तो सिलेंडर जो है इंसर्ट कर देते हैं। फिर अगर हम रिजर्वायर यूज़ कर रहे हैं तो रिजर्वायर के लिए हम स्पेस ऑफ रेडियस में एक स्पेस बनाएंगे। और अगर ब्लैडर पहले रिमूव कर दिया गया है तो ऐसे केस में और ऊपर हमें बनाना पड़ सकता है, हाई सबमस्कुलर। फिर और जो पंप रहता है, पंप की बात करें तो पंप यूजुअली हम लोग स्क्रोटम में रखते हैं और इसको फिर हम सलाइन से भर देते हैं। सलाइन से फिल करने के बाद फिर उसके बाद उसको टेस्ट करते हैं और फिर डिफ्लेट करके क्लोज कर देते हैं। तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर की बात करें तो यूजुअली हमें सबसे पहला कंप्रेशन ड्रेसिंग प्रोवाइड कराना होता है, यूजुअली फॉर 2 डेज, 2 दिन के लिए कंप्रेशन ड्रेसिंग रखते हैं। और इस सिस्टम को हम लोग यूजुअली 1 से 1.5 महीने बाद एक्टिवेट करते हैं। तो 1 से 1.5 महीने बाद एक्टिवेट करते हैं, जब तक हीलिंग नहीं हो जाती है तो तब तक अवॉइड करते हैं सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए। और इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों के लिए एंटीबायोटिक कवर देते हैं। तो इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या आता है, तो सबसे पहला जो कॉम्प्लिकेशन बात करें, इन्फेक्शन। जो इन्फेक्शन होता है उसमें बेसिकली जो स्टाफ होते हैं, स्टाफ एपिडर्माइडिस, तो वो क्या करते हैं बायोफिल्म बना देते हैं और बायोफिल्म बना देते हैं, जिसकी वजह से क्या रहता है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग जो रहता है मुल्की सैल्वेज प्रोसीजर करते हैं।
तो मुल्की सैल्वेज प्रोसीजर में क्या करते हैं कि जो इम्प्लांट रहता है उसको निकाल के पूरा अच्छे से वॉश करते हैं एरिया को और फिर नया इम्प्लांट लगा देते हैं। तो इसको बोलते हैं मुल्की सैल्वेज प्रोसीजर। फिर जो दूसरा प्रोसीजर होता है अगर हम बात करें तो वो होता है इरोजन। इरोजन कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है, अगर हमने बड़ा सिलेंडर यूज़ किया है या इस्कीमिया है तो इस वजह से होता है। बड़ा सिलेंडर क्या करता है, इस्कीमिया कॉज कराएगा, जिसकी वजह से हमें क्या करना रहता है उसको रिमूव करना पड़ता है। रिमूव करके और फिर बाद में री इम्प्लांट करते हैं, डिलेड री इम्प्लांटेशन करते हैं। फिर जो अगला रहता है वो रहता है मैकेनिकल फेलियर। मैकेनिकल फेलियर यूजुअली जो रहता है बेसिकली लीक की वजह से होता है। जो सिलेंडर या पंप होते हैं वो लीक कर जाते हैं और मैकेनिकल फेलियर यूजुअली 10 से 15 साल में होता है और इसमें जो रहता है हमें बेसिकली रिवीजन करना पड़ता है। फिर जो अगला कॉम्प्लिकेशन है वो होता है परसीव्ड शॉर्टनिंग। वो परसीव्ड शॉर्टनिंग जो होती है बेसिकली कॉर्पोरा की फाइब्रोसिस की वजह से होता है। ऐसे में हम काउंसलिंग ही कर सकते हैं और पेशेंट अगर नहीं मान रहा है तब लेंथनिंग प्रोसीजर कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो एक नया वैरायटी आता है जिसमें इन्फेक्शन ऑलरेडी प्रिवेंट करने के लिए एंटीबायोटिक की कोटिंग दी रहती है, जिससे इन्फेक्शन रेट लेस देन 1% हो जाता है। ओवरऑल अगर हम सर्जरी की बात करें तो 90% सेटिस्फेक्शन रेट होता है। अब हम बात करते हैं पेनाइल रिवस्कुलराइजेशन का। तो पेनाइल रिवस्कुलराइजेशन हम यंग मेन में करते हैं जिसमें कि आइसोलेटेड आर्टेरियल लीजन है, कोई भी वीनस लीक का कंपोनेंट नहीं है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी जो होती है, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी उसको डॉर्सल पेनाइल आर्टरी से जोड़ देते हैं। तो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी को डॉर्सल पेनाइल आर्टरी से एनास्टोमोस कर देते हैं। तो ट्रॉमा के केस में 60% इसका सक्सेस रेट रहता है। फिर अगला जो है, अगर किसी पेशेंट को कंबाइंड ईडी के साथ पेरोनीज डिजीज भी है तो ऐसे में क्या करेंगे। तो अगर कर्वेचर 60 डिग्री से ज़्यादा है या बहुत ही सिग्निफिकेंट डिफॉर्मिटी है तो ऐसे केस में हम लोग प्रोस्थेसिस लगाते हैं और जो प्लाक रहता है, प्लाक को इंसाइज करके उसमें ग्राफ्ट लगाते हैं। या ग्राफ्ट के लिए हम लोग यूजुअली वेन यूज़ कर सकते हैं या पेरिकार्डियम यूज़ कर सकते हैं। तो पेरोनीज डिजीज के लिए हम लोग उसका जो है ग्राफ्टिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेन और पेरिकार्डियम और प्लाक को इंसाइज करके और प्रोस्थेसिस यूज़ करते हैं। तो इसमें जो सेटिस्फेक्शन रेट होता है वो ऑलमोस्ट 90% होता है। अब हम बात करें फ्यूचर थेरेपी की, तो फ्यूचर में ईडी के लिए जीन थेरेपी आ रहा है। जीन थेरेपी अगर हम बात करें तो उसमें जो है बेसिकली एच मैक्सी के और ई नॉस के नाम से है। तो एच मैक्सी के और ई नॉस की अगर हम बात करें तो इससे पता चला के क्या है, पोटेशियम, और नॉस के नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस। तो बेसिकली ये दोनों क्या करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस को बढ़ा देते हैं और पोटेशियम का इन्फ्लक्स बढ़ जाता है। तो इससे स्मूथ मसल ज़्यादा रिलैक्स होती है। ये यूजुअली जो है अभी जीन थेरेपी जो है फेज़ 1 में है। फिर जो दूसरा थेरेपी है वो स्टेम सेल थेरेपी है। स्टेम सेल थेरेपी की अगर हम बात करें तो उसमें या तो हम एडिपोज डिराइव्ड स्टेम सेल यूज़ करते हैं या मसल स्टेम सेल यूज़ करते हैं। तो इसमें जो है ये भी क्लिनिकल स्टेज में है, अर्ली क्लिनिकल स्टेज में। और इसमें जो है बेसिकली इससे होगा क्या, स्टेम सेल से वस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर बढ़ेंगे और जिससे नर्व रीजनरेट होगा। फिर जो अगला है वो है अप्रूव्ड प्रोसीजर है, वो है शॉक वेव। जैसे ESWL है वैसे इसके लिए रहता है LISWT। ये एक शॉक वेव है। तो LISWT ये इसमें जो रहता है यूजुअली हम शॉक से क्या करते हैं, माइक्रो ट्रॉमा क्रिएट करते हैं। माइक्रो ट्रॉमा जब होता है तो नियोवस्कुलराइजेशन होता है और जब नई वेसल्स आती हैं तो इससे जो रहता है माइक्रो ट्रॉमा जो रहता है यूजुअली नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज भी बढ़ाता है, वस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ भी बढ़ाता है। तो ये शॉक वेव हम लोग बेसिकली माइल्ड वस्कुलोजेनिक ईडी के लिए यूज़ करते हैं। फिर जो अगला है, जो अगर हम बात करें तो उसमें जो है ज़्यादातर बात करें तो ज़्यादातर एक्सपेरिमेंटल या प्री क्लिनिकल या एनिमल ट्रायल में है। तो उसमें आता है PRP। PRP है रो काइनेज इनिबिटर है और न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर है। न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर है और 3D रोबोटिक प्रोस्थेसिस है और AI बेस्ड प्रिडिक्शन है। तो AI का यूज़, रोबोट्स का यूज़, ये सब जो है अभी जो है वैलिडेटेड नहीं है, अभी ये सब जो है अप्रूवल फेज में ही है। तो PRP में बेसिकली हम लोग जो यूज़ करते हैं उसमें PRP में होते हैं ग्रोथ फैक्टर्स। अगर हम PRP का इंजेक्शन जब लगाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर मिलते हैं, जैसे कि प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर या वस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। तो PRP ये काम करता है। ये भी एक्सपेरिमेंटल है, प्रूवन नहीं है। फिर अगला जो है रो काइनेज इनिबिटर्स की बात करें तो रो काइनेज इनिबिटर जो रहता है वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन कम कराते हैं और एंटी फाइब्रोटिक होते हैं। फिर न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर्स की बात करें तो न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर्स जो रहता है नर्व ग्रोथ फैक्टर्स, ये सब जो रहता है नर्व रिपेयर के लिए यूज़ करते हैं, स्पेशली आफ्टर रेडिकल प्रोस्टेट के।
जबकि रोबोट जो है, रोबोटिक प्रोस्थेसिस या 3D रोबोटिक, ये जो रहते हैं बायो इंजीनियर्ड होते हैं और इनको हम रिमोट से ही कंट्रोल कर सकते हैं। फिर एआई बेस्ड प्रेडिक्शन जो रहता है वो बेसिकली सर्जरी का सक्सेस बता सकते हैं या फॉस्फोडाइस्टेस 5 का सक्सेस बता सकते हैं। अगर हम बात करें लीगल और साइकोसेक्सुअल एस्पेक्ट का, तो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड होता है इम्पोटेंसी। तो इम्पोटेंसी जो रहता है, अगर हम बात करें तो ये जो रहता है लीगल होता है, इसमें जो रहता है इनएबिलिटी टू परफॉर्म पेनिट्रेशन, उसको इम्पोटेंसी बोलते हैं। अगर कोई पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है तो उसको बोलेंगे इम्पोटेंसी। तो ये जो रहता है अनकंसुमेटेड मैरिज का मोस्ट कॉमन कॉज होता है, अगर हम बात करें तो इम्पोटेंसी। और इसमें जो अगर हम बात करें मोस्ट कॉमन जो रहता है मेल ईडी रहता है और फीमेल के केस में वजाइनिस्मस होता है। तो अनकंसुमेटेड मैरिज में क्या होता है कि जो शादी हुई रहती है उसको हम लोग जो रहता है बेसिकली सेक्सुअल इंटरकोर्स जो कपल्स होते हैं वो कर नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से जो बोलते हैं कि ये शादी जो है अभी तक मानी नहीं जाती है, अनकंसुमेटेड मैरिज बोलते हैं इसको। तो इसमें जो रहता है अनकंसुमेटेड मैरिज में, तो ये जो रहता है ग्राउंड फॉर डाइवोर्स हो सकता है अगर जो मेल है उसमें किसी भी इस तरह का इम्पोर्टेंसी है जो कि ट्रीटेबल नहीं है। तो अगर ट्रीटेबल नहीं है तो इसमें जो रहता है इम्पोर्टेंसी हो सकता है और ग्राउंड फॉर डाइवोर्स बन सकता है। फिर अगर हम बात करें जो अगला है वो है काउंसलिंग। तो अगर हम बात करें तो काउंसलिंग करना चाहिए, इसमें है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। काउंसलिंग से हमें ये पता चलता है कि एक्सपेक्टेशंस क्या है। प्रोस्थेसिस जो रहता है हमें ये बताना चाहिए कि उससे रिजिडिटी रिस्टोर होती है, इजैकुलेशन और फर्टिलिटी रिस्टोर नहीं होती है। अच्छा, फर्टिलिटी जो रहता है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो फर्टिलिटी रहता है वो ग्राउंड फॉर डाइवोर्स नहीं होता है। अगर कोई इनफर्टाइल है तो वो बच्चा अडॉप्ट भी कर सकता है, तो एंड दैट इज नॉट ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। बट अगर हम बात करें कि अनकंसुमेटेड मैरिज है तो अनकंसुमेटेड मैरिज जो रहता है वो ग्राउंड फॉर डाइवोर्स होता है इसलिए। और ये जो रहता है बेसिकली इंडिया में जो स्पेसिफिक मैरिज एक्ट होते हैं जिसको बोलते हैं हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट जो था वो 19 हिंदू मैरिज एक्ट जो था वो 1955 में पास हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग था। और जो दूसरा था, एक होता है स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट जो था वो 1954 में पास हुआ था, तो उसमें जो रहता है ये जो रहता है बेसिकली अगर हम बात करें तो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 या हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के बेसिस पे अगर जो है अगर अनकंसुमेटेड मैरिज है और इम्पोर्टेंसी है तो उसके बेसिस पे हम मैरिज को जो रहता है अनल कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें अगला जो है हम क्या क्या कर सकते हैं, तो वो है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो रहता है बेसिकली वो इरेक्शन का काम करता है, जबकि अगर हम सिंपैथेटिक सिस्टम की बात करें तो वो इजैकुलेशन का काम करता है, और इजैकुलेशन होगा तो डीटिमिसेंस भी होगा। फिर जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है वो साइक्लिक जीएमपी बढ़ाता है जिससे कि रिलैक्सेशन होता है और पेनिस इरेक्ट होती है, जबकि फॉस्फोडाइएस्ट्रेस 5 जो रहता है उसको डिग्रेड करता है और पेनिस जो रहती है डिटिमिसेंस स्टेज में पहुंच जाती है। फिर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है रो काइनेस और एक होता है एंडोथिलीन 1। तो एंडोथिलीन 1 जो रहता है वो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, जब और रो काइनेस जो रहता है वो कॉन्ट्रैक्शन कराता है। फिर टैडालाफिल की बात करें तो टैडालाफिल जो रहता है लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, इसको हम लोग ईडी के साथ साथ एलयूटीएस में भी यूज़ करते हैं। फिर नाइट नैक्टर्नल पेनिट्रेशन होता है, तो वो जो रहता है फिजियोलॉजिकल इरेक्शन मार्कर होता है। अगर नाइट टाइम जिसका इरेक्शन होता है यूजुअली 4 to 5 टाइम्स जब होता है, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है पेनिस में, फाइब्रोसिस नहीं होता है, तो वो जो चीज़ रहता है वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। अगर हम बात करें ईडी का, तो ईडी जो रहता है अर्ली मार्कर होता है फॉर कार्डियोवास्कुलर डिजीज। इस ये जो रहता है ईडी डिनोट करता है एंडोथेलियल डिसफंक्शन का। फिर प्रोस्टेक्टेक्टमी के बाद अगर हमें अर्ली रिहैब शुरू करना है तो पीडीई 5 जो है स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर सर्जरी की बात करें तो उसमें 3 पीस जो प्रोस्थेसिस होता है वो सबसे अच्छा होता है। फ्यूचर की बात करें तो हम स्टेम सेल, जी, शॉकवेव, ये सब चीज़ें हैं वो सब फ्यूचर हैं। इससे जो मेन एम है उससे हम लोग नेचुरल इरेक्शन को मेंटेन करना है। फिर अगर हम बात करें कि साइकोजेनिक क्या ईडी होता है, तो ये बेसिकली सेंट्रल फेलियर होता है, इसमें मेनली एंजाइटी की वजह से होता है या एसएसआरआईज की वजह से। फिर अगर नर्व जा रहा है तो वो न्यूरोजेनिक ईडी होता है, और नर्व कब जाता है जब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होता है, रेडिकल प्रोस्टेट
डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन में जो रहता है ब्लड वेसल्स की एंडोथेलियम डैमेज हो जाती है तो वो वास्कुलोजेनिक ईडी कराता है। अगर टेस्टोस्टेरोन कम है, प्रोलैक्टिन ज़्यादा है तो ये एंडोक्राइन ईडी होता है, हार्मोनल होता है। वीनोजेनिक ईडी में अगर हम बात करें तो इस मेनली कैवर्नोसल फाइब्रोसिस हो जाता है। तो प्रायापिज्म और एजिंग की वजह से वीनोजेनिक ईडी होता है। अगर ओवरऑल फाइनल अगर हम बात करें तो इरेक्शन क्या होता है? इरेक्शन जो रहता है एक न्यूरोमस्कुलर इवेंट है जिसमें मेन जो प्लेयर होता है वो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। डीट्यूमिसेंस में जो मेन प्लेयर होता है वो फॉस्फोडाइएस्टेरेस 5 होता है और सिंपैथेटिक डिस्चार्ज होता है। अगर लिबिडो की बात करें तो लिबिडो और नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन के लिए जो मेन होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन। फिर ईडी जो रहता है, ईडी अगर हो रहा है तो इसका मतलब जो है कार्डियोवास्कुलर डिजीज के चांसेस हैं। ईडी में बेसिकली जो ट्रीटमेंट करते हैं, पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, फिर ओरल, फिर इंजेक्शन, फिर सर्जरी करते हैं। और फ्यूचर जो गोल है वो हमारा नेचुरल इरेक्शन है रेदर देन हम लोग जो मैकेनिकल डिवाइसेस यूज कर रहे हैं। और नेचुरल इरेक्शन जो है मेनली रीजनरेशन की मदद से करना है। तो ये ईडी का फ्यूचर है।